बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन जब दुआ करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद जब दुआ करेंगे तो हमें ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। व्यूअर्स, हम जैसे कि आप देख रहे हैं घर आ गए। काफ़ी दिन हम आउटडोर शो करते रहे। आज वी आर बैक ऑन सेट। एक्चुअली व्यूअर्स, हमने आज आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। हम एज अ टीम एक ऐसे टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करनी थी, के बारे में गुफ्तगू करनी थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल मुझे भी पर्सनली सोशल मीडिया पे आते हैं, हमारी टीम को भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ना जाने क्यों हर दूसरे घर में आजकल कंसीव करने का बहुत मेजर प्रॉब्लम आया हुआ है। मर्द और औरत की शादी होती है, कुछ अरसे के बाद जब वो कोशिश करते हैं कंसीव करने की, या शुरू में ही अगर उनका होता है कि बच्चा हो जाए, तो बड़ी एक टफ़ प्रोसेस से आजकल लोग गुज़र रहे हैं। किसी को कभी ख़वातीन को गायनी की प्रॉब्लम होती है, कभी मर्द हज़रात में स्पर्म काउंट का इशू होता है। मगर पता नहीं क्यों हर शादी, हर फंक्शन, हर इवेंट पे जब ऐसा कपल आता है जिनके घर में बच्चा नहीं है, उनसे लोग ज़रूर कहते हैं भाई खुशखबरी कब आएगी, इतना अरसा हो गया अभी तक बच्चा नहीं है। अजीब अजीब नज़रों से लोग देखते हैं, वियर्ड किस्म की बातें करते हैं। लेकिन ऑन एयर या टेलीविज़न पे या मीडिया पे पता नहीं क्यों लोग ये बात करने से कतराते हैं। व्यूअर्स, साहिब औलाद होना हर इंसान की ख्वाहिश, ऑलमोस्ट हर इंसान की ख्वाहिश होती है, और जो लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हर इंसान का राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज में जिए। लेकिन व्यूअर्स, आपके ख्याल से ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है हमारी सोसाइटी की कि इंसान ऑलरेडी किसी मुश्किल वक्त से, किसी तकलीफ़ से, किसी मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहा होता है, और ऊपर से फिर लोग ताने मार मार के आपकी मज़ीद और मत मार देते हैं। बाकायदा मैंने ऐसी ख़वातीन को और मर्द हज़रात को भी देखा है जो बहुत ख्वाहिशमंद हैं औलाद के लिए, प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। कोई IVF करा रहा है, कोई IUI करा रहा है, बहुत सी डिफरेंट किस्म के मेडिकल प्रोसेस से दवाइयाँ खा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनका बाकायदा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इसलिए नहीं क्योंकि ट्रीटमेंट मुश्किल थी या ख़र्चा ज़्यादा था, इसलिए क्योंकि लोगों ने बातें कर करके उनको एक साइको केस बना दिया। व्यूअर्स, हमें लोगों के लिए एक सपोर्ट और मोहब्बत और पॉजिटिविटी की एक रे ऑफ लाइट बनना चाहिए, ना कि हम लोगों को एक टफ़ टाइम से गुजारें। कभी किसी के वज़न पे कमेंट करते हैं, कभी किसी के करियर के ऊपर कमेंट करते हैं, कभी किसी के घर में औलाद ना होने की वजह से कमेंट करते हैं। बेटियां हो तो कहते हैं हाय बेटा नहीं, बेटे हों तो कहते हैं हाय बेटी नहीं। भाई, हम में से कोई भी जो है वो डिसीजंस तो नहीं ले सकता ना जो रब ताला लेते हैं। और अगर मेडिकल साइंस अब प्रोग्रेस कर गई है और लोग एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से गुजर भी रहे हैं, तो हम क्यों लोगों को बोल बोल के पागल करते हैं। व्यूअर्स, IVF की प्रोसेस मैं खुद इससे एक दफ़ा गुजरी। मेरा खैर द होल प्रोसेस डिड नॉट वर्क आउट, बट उसके बाद उसके अगले महीने मैंने कंसीव किया, और फिर हसन पैदा हुए माशाल्लाह से। बट व्यूअर्स, ये एक आसान प्रोसेस नहीं होती, लेकिन ये आपको वो उम्मीद देती है, और इसके थ्रू बहुत से लोग जो हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो फिर साहिब औलाद हो जाते हैं। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, और क्या ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए एक यंग एज से ही, लड़कियों को भी मर्दों को भी। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां मर्दों को भी हो जाती हैं यंगर एज में, बचपन में, जो आगे जाके पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट 0 हो जाता है। ये सब डिस्कशंस हम करेंगे, और हमारे साथ ये गुफ्तगू करने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर साजिदा शाहनवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जुगन, आज आप बातें कर रहे थे ना ये सारी, तो मुझे मेरे दिल को पेनिट्रेट कर रही थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि आज से मैं नाम रखूं जुगन नहीं, जुग जुग जियो। थैंक यू मैम। मैम, आपका इंट्रोडक्शन मेरा बहुत, ऐसे लोगों को जो है वो हमेशा वो हमारे माशरे में होना चाहिए। पता है मैम, हम कभी उन चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए जिन पे हमें करनी चाहिए। हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऐसे इश्यूज जो
जो सेफ हम कंसिडर करते हैं। ऐसे। लेकिन जब हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, जब हम निकाह नामे पे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना पे बात नहीं करेंगे, तलाकशुदा लोगों की किस किस्म की लाइफ होती है बिल्कुल, तो हमारे कैसे, मुल्क में, हाँ, तो change हमारी कैसे? सोसाइटी चेंज कैसे होगी? अच्छा मैम, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव सर्जन एंड IVF फिजिशियन, आप काम करती हैं विद सकीना इंटरनेशनल हॉस्पिटल स्टार इक्सी। अभी इससे रिलेटेड भी हम डिटेल्स देंगे। हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी लाडली सी रिश्वा मरियम भी हैं, जो हमारे मुल्क की रिनाउंड ढोल प्लेयर हैं, फीमेल ढोल प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो एज अ गर्ल हमने आपको बुलाया हुआ है, पहला घंटा, उसके बाद फिर हम म्यूजिक और हल्ले गुल्ले की तरफ भी जाएंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहिबा जी से जी भी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी रिगार्डिंग मी मेरे पास 3-4 क्वेश्चंस हैं। असल में डॉक्टर साहिबा, सिर्फ शुरू में एक बात, ब्रेक पे जाने से पहले, हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन, लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं, मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी, जो भी जिस भी टर्म से, इन चीज़ों पे क्यों नहीं बात करते? क्या मसला है? ये कोई गंदी चीज़ तो नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ज़िंदगी की, नहीं? ऐसे ही है। मैं इस पे लोगों को पूछना चाहती हूँ, जो लोग माशाल्लाह जिन अहले मज़हब कहलाते हैं, कि बच्चों को, छोटे से बच्चे को आप कुरान पाक हिफ्ज़ करवाने के लिए भेजते हैं या कुरान की तफसीर के लिए भेजते हैं। ये इनडायरेक्टली सवाल है उनसे कि अल्लाह ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया है कि वो अयाम में, उन ख़ास अयाम में ऐसे हो। छोटे से बच्चे को तो पता ही नहीं है। आप वो चीज़ जो उसकी समझ से बालातर है, एक मासूम बच्चे को भी आप हिफ्ज़ और तर्जमे के लिए भेज रहे हैं, जो कि एक एडल्ट ने समझनी है। और जब हम एडल्ट होते हैं तो हमें कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह ने हुक्म दिया उसको भी ना समझो। अगर ये गलत चीज़ होती तो इसका कुरान में जिक्र ना होता, ठीक है? और इसके ऊपर और हमें समझना इसलिए भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ये जो मेरा आज का मैसेज है कि ये कोविड जो है ना, हमने समझा शायद ये बहुत सारे लोगों की जानें ले गया। ऐसी बात नहीं है। जिनकी जानें बच भी गई हैं ना, उनके लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की है, ना सिर्फ मर्दों पे, ख़वातीन पे भी, कि लॉन्ग टर्म कोविड के इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं। और उन पे पता चल रहा है कि उन ख़वातीन में अलार्मिंग मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ रही हैं, उन ख़वातीन में जिनको कोविड हो चुका है। और वो मेंस्ट्रुअल चेंजेस क्या करेंगी उनका बाद में, कि इवन दे कैन बिकम अ कैंडिडेट फॉर ओवेरियन फेलियर। इसका मतलब है कि उनकी ओवरी वक्त से पहले, जो ओवरी आपकी 50 साल में फ़ेल होनी थी, वो ओवरी उनकी 35 में भी फ़ेल हो सकती है। ये इतनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, मेल में भी। अब आप ये देखें व्यूअर्स कि हम कोविड के बाकी चीज़ों के ऊपर बात करें, ये मैं पहली दफ़ा ये बात सुन रही हूँ। तो मज़ीद इस टॉपिक पे अभी हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। सिर्फ कोविड से रिलेटेड नहीं, आप लोग पैनिक में मत जाएं, हम बड़े आराम से, तहम्मुल से अभी आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है नसीर अहमद ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही उस किस्म के टॉपिक की जिसके बारे में लोग ज़रा सेंसिटिव भी होते हैं। आपको पता है आजकल हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ख़वातीन के लिए मर्द एक कपल जब कंसीव करना चाहता है, बच्चा नहीं होता, तो आपको भी पता है माशरे में लोग कितनी बकवास करते हैं। मैं बकवास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बकवास ही है जी, है Yes. जी, ऐसे ही है। और जिस नज़रों से तो मैं चाहती हूँ कि एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू भी, इस वक्त आप सेलिब्रिटी नहीं है, इस वक्त आप एक इंसान होने के नाते। बाबूजी, मैं 3 बच्चे, 4 बच्चे। अब आप सोचें कि अगर बच्चे ना होते तो आपको सोसाइटी में क्या फेस करना पड़ता? जब मेरी शादी हुई तो मेरी भी पहली बेटी थोड़ी सी लेट पैदा हुई। तो जब हुई है तो वो काफ़ी लोगों की पहले ही बातें, क्या हो गया है, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब हो सकता है कि weakness- कपल कुछ टाइम ले रहा हो कि पहले वो आपस में अच्छा, वैसे ना ठंडे पसीने शुरू हो जाते हैं बंदे को शादी के बाद ना, कि जब लोग पूछ रहे होते हैं कि यार ये क्या हुआ मसला, कोई खुशखबरी नहीं आई अभी तक। मैंने कहा यार अभी आप खुद ही खुश हैं काफ़ी, अभी ज़रा खुश तो होने दो ज़रा। बोले हम लोग को तो आपस में खुश होने हमें दो, तो फिर खुश होने हम दो लोग ज़रा। भी कर लेंगे। इतनी मुश्किलों से शादी हुई है अल्लाह करके, तो चलो खुश तो होने दो ना। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी। शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी का बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, अगला बच्चा कब होगा, अब उसके बाद अगला बच्चा कब होगा, अब लड़की कब होगी, लड़की कब होगा। मतलब बंदे की अब माती माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, तो वो जी माशाल्लाह अब जी वो
बेटा होना चाहिए। मैंने कहा बस हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, इतनी बहारें हैं मेरे घर में अंदर, अल्लाह का शुक्र है, उनकी वजह से इतनी अल्लाह ने इज्जत दी है, इज्जत में और इजाफा हुआ जब से वो पैदा हुई है। माशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी? पहले तो इस पे बात करते हैं ना, और इसका इंसान पे प्रेशर कितना पड़ता है एज अ रिप्रोडक्टिव एक्सपर्ट? अच्छा, एक तो बच्चा हो नहीं रहा होता किसी कपल का, ख़ास तौर पे इस खातून का, उसे जब वो आती है ना स्ट्रेस में मेरे पास, तो मैं उसे कहती हूँ एक तो हो नहीं रहा, दूसरा तुम होने नहीं दे रही हैं। अच्छा, वो कहती है, वो थोड़ा सा अपनी जगह से उछलती है कि ये कैसे आपने डॉक्टर साहबा कह दिया। मैं उसे कहती हूँ देखो, हमारी बॉडी में हमारे जितने जज्बात और इमोशंस हैं उनको क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है? हाइपोथैलेमस। ब्रेन का, समझ लें कि ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन वो कमांडर है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब इमोशंस को वो कंट्रोल कर रहा है, इमोशंस उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर इमोशंस उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालेंगे तो वो ऐसा नेगेटिव फीडबैक आएगा कि उस खातून के भी और उस मर्द के भी जो गोनेड्स हैं वो अपना काम करना छोड़ देंगे, यानी ना प्रॉपर एग बनेंगे, ना ही प्रॉपर स्पर्म बनेगा। जब बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट आपका तैयार नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? साफ सी बात है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझती हूँ कि हर ख़ानदान को ये चीज़ समझनी चाहिए। एक तो आप पाकिस्तान में, हमें आज से 100 साल पहले की ज़िंदगी छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि था क्या, हर एक की ज़िंदगी में जो हमारी इंटरफेरेंस है ना, दूसरों की प्राइवेसी ना रखना, तो अब हमें बदल देना चाहिए। ये हर कपल की प्राइवेसी है, उसका बच्चा नहीं हो रहा, उसका हो रहा है, वो बेटी चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, ये उनकी प्राइवेसी है। उनकी प्राइवेसी को मुखल ना करें और उन्हें ज़िंदगी में जीने दें। जब उनका बच्चा होने का टाइम आएगा तो हो जाएगा। मैंने किसी के सामने ये कुछ अरसा पहले बात की, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, पता नहीं, मैं बात करी थी तो मैंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी हो। अल्लाह मियाँ जिसको बहुत पसंद करते हैं ना उनको बेटी देते हैं या बेटियां देते हैं, ये मेरा एक जेन्युइन बिलीफ है। क्योंकि एंड में माने या ना माने मैम, बेटियां ही खिदमत करती हैं माँ बाप की। सॉरी भैया, आई नो आप मर्द हैं, लेकिन करती खिदमतें कर रही हैं जी, वो कर रही हैं, वो उनकी बेटियां मुझे है ही नहीं। मुझे जवाब क्या मिला? हाय अल्लाह, क्या हो रहा है? तुम्हें शुक्र करो, अल्लाह मियाँ ने तुम्हें 2 बेटे दे दिए, बेटी करके क्या करना है? मैंने कहा यार, Why is this your problem? मैंने अगर एक बात कह भी दी तो आप आगे से अपनी राय जो है कि मतलब बेटी को क्या, मतलब फिर ये भी करना पड़ेगा। I mean, हर चीज के बारे में हर किसी का ओपिनियन है मैम। इंसान का दिमाग पागल ना हो तो क्या हो? एब्सोल्युटली ऐसे ही है। मैं कह रही हूँ शादी करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम, बच्चा करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। मतलब बच्चों की फिर रंग रूप, अपीयरेंस, कद काट, दांत, एक एक चीज पे लोग कमेंट करते हैं। तो जिसके घर औलाद ना हो रही हो, भैया मुझसे पूछे, क्योंकि बहुत सी मर्द तो आप लोग तो फिर भी जरा अपनी आप तक रखते हैं अपनी फीलिंग्स को। मेरी इतनी जानने वाली दोस्तें ज़ारों कतार हिचकियाँ ले लेके मेरे गले लग के रोई हैं कि जुगन किसी तरह कुछ करवा दो कि हमारा बच्चा हो जाए। हर तरफ से गालियाँ पड़ती हैं, हर तरफ से ताने, मियाँ ताने देता है कि दूसरी शादी करनी है। वो मियाँ जिसको पता है कि प्रॉब्लम गायनी की खातून में नहीं है, मर्द में है, कि उसकी अपनी जात में प्रॉब्लम है। जुगन, आज जिस कपल को हमने बुलाया हुआ है ना, कैन यू इमेजिन कि उस मर्द का एजोस्पर्मिया था। सॉरी अगर उन्हें बुरा भी लग रहा है, यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत ऑब्लाइज हूँ कि मेरे कहने पे वो आज स्पेशल आए। नहीं, मैं ऐसे मर्दों की बहुत इज्जत करती हूँ जो दूसरे मर्दों को एक प्रॉपर मत देते हैं। असल मर्द तो वो है। 0 स्पर्म काउंट होने के बावजूद उस बंदे ने 3 शादियां की। कैन यू इमेजिन? 3। तीसरी शादी हुई तो उसने, वो पढ़ी लिखी औरत थी, उसने ये देखा कि वाकई के क्या मेरे मियाँ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं कहती हूँ यार, आज कम से कम प्रोग्राम सुनने वाले कोई ऐसा फतवाई लगा दें कि कम से कम दूसरी शादी करते वक्त मर्द का एक सीमन टेस्ट जो है उसका जरूरी समझ लें। चलें पहली मतलब भाई एक में अगर नहीं हुआ तो आप शादी पे शादी करते जा रहे हैं तो भैया कोई चेक तो कर लो। हम 9 बहन भाई हैं माशाल्लाह, और हमारा छोटा भाई जो है सबसे, सब बहन भाइयों के घर में बच्चे हैं, उसके घर में नहीं है। लेकिन ना वो खानदानी भी मसला नहीं होता है ना, खानदानी प्रॉब्लम चल रही है। जरूरी नहीं होता कि हर एक की खानदानी हो। 9 बहन भाई यूजुअली खानदानी, ये जेनेटिक इतना जेनेटिक इश्यूज मर्दों में आ रहे हैं आजकल। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि एक भाई का बच्चा नहीं है, सबके घर में बच्चे हैं, 4-4 5 भाई बच्चे हैं। तो छोटे भाई के नहीं है, तकरीबन 10 साल हो गए उसकी शादी को, नहीं है तो बट नहीं, बट ये तो नहीं, आप देखें ना, अब आपके भाई एक परफेक्ट कैंडिडेट है कि वो डॉक्टर पे जाके इलाज कराए।
वो करवा भी रहा है, चल रहा है वो साथ, उसकी भाभी का भी चल रहा है, उसका भी चल रहा है, लेकिन है कि वो इलाज करवाना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली यही चीज़ है। मैसेज ही आज के प्रोग्राम के थ्रू यही है कि अगर आपका प्रॉब्लम है, पहले तो आप साइंस की अपडेट्स को देखें कि साइंस में हम कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन इतनी ये मुझे एक मर्द होने के नाते बताएं कि ये क्या प्रॉब्लम है भैया मर्दों में? हम नहीं, मर्द नहीं चेक कराएगा, मियां बीवी दोनों जाएंगे क्लिनिक, औरत को कहेंगे तुम अपना चेकअप कराओ, तू कराता है मसला, बंदे का सबसे आसान है, औरतों की तो इतनी इन्वेसिव चेकअप। अच्छा, मुझे भी बात असल में कहते हो तू पहले का चेक हुआ, सॉरी मुझे भूल ना जाए, मैं एशिया की पहली फीमेल एंड्रोलॉजिस्ट थी। जब एंड्रोलॉजिस्ट का मतलब है कि डीलिंग विद मेल फर्टिलिटी, तो लोगों ने कहा वो तुम यहाँ पे आ गई हो, तुम्हारे पास तो कोई आएगा नहीं। कैन यू इमेजिन, सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड मेल पेशेंट मेरे पास है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो मेरे पास आते वक्त ना अपनी बीवी को साथ लाते हैं, बीवी के नाम की पर्ची बनवाते हैं और यही शो करते हैं बाहर कि मैं बीवी को चेक कराने आया हूँ। उनका भरम रह जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता। ये वही वाली बात है ना, नहीं वो नहीं बट ये भरम, ओके, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। हम अपने मसाइल को व्यूअर्स ओन क्यों नहीं करते? मैंने ऑनर बताया आप लोगों को बड़ी दफा के मेरे अंदर इशू आ रहा था, इसलिए कि हम खुद को ऑन नहीं करते। और मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि और भी बच्चे हों। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल के पहले से 2 बच्चे हैं, मेरा हमजा पहले से, और देन उसके बाद वो मुझे था कि हम बच्चा होना चाहिए। मुझे बोला कि 15-20 बच्चे होने चाहिए घर में। खैर जितनी कैपेसिटी होती उतने हो गए माशाल्लाह। अब बात ये कि देयर आर 5, बट द फैक्ट इज मैंने जाके ट्रीटमेंट लिया, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, फैसल ने कहा कि मुझे भी अपना चेकअप कराना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे तो हैं पहले 2, तो कहता तुम्हारा भी एक पहले से है, तो हो सकता है किसी में भी प्रॉब्लम ना हो। हम दोनों ने चेकअप कराया, अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लम कोई नहीं थी उस तरह से। बट द फैक्ट इज दैट अल्टीमेटली डॉक्टर साहिबा, जैसे हम नफ्सियाती बीमारियों के बारे में मैं बार बार कहती हूँ कि अगर नफ्सियाती प्रॉब्लम है तो नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज करें, उसको ओन करे और फिर उस चीज को का हल ढूंढे। उसी तरह चाहे मर्द में प्रॉब्लम हो या औरत में हो, क्या फर्क पड़ता है? एक प्रॉब्लम है, अगर खुदा न खास्ता मर्द या औरत दोनों में से किसी को कैंसर हो, तो दोनों ये क्या छुपाएंगे कि हमें कैंसर है? वो जाएंगे अपना इलाज कराएंगे। तो फिर हम क्यों इन चीजों को छुपाते हैं? इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? कोई हमने तो अपने साथ कुछ नहीं किया ना, और रब से बेहतर तो कोई नहीं जानता कि क्या है और क्या नहीं है। तो अगर मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, अजियत में रहने से बेहतर नहीं है कि अपना इलाज करें? ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारे साथ एक बहुत ही बाहिम्मत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल है हमारे साथ, नौशीन और सिकंदर हैं। नौशीन साहिबा बताइए आपकी कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे शोहर की तीसरी शादी है ये। पहले तो शादी थी, उनको डिवोर्स दे दी कि उनकी उम्र ज़्यादा थी। दूसरी जो बीवी थी उनको उन्होंने कह दिया कि मेरे सोली का मसला है, ये कंसीव नहीं कर सकती, डॉक्टर्स ने कहा। जी उनको भी डिवोर्स दे दी। तीसरी शादी मेरी इनसे हुई, 4.5 साल हो गए और मुझे हमल नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, लोग वगैरह मुझसे पूछते थे, ससुराल में ताने देते थे, नंदे तरह तरह की बातें करती थी। तो मैं जब भी इनको कहती थी कि हम चेकअप करवाएं, क्योंकि मैं ज़िला जंग से हूँ, वहाँ पे मर्द अपनी बीमारी को मतलब बुरा समझते हैं कि हमें कोई मसला ही नहीं है, वो इस चीज़ को बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, वो अपने आप को चेक नहीं करवाते थे, ठीक है। और मुझे कहते थे कि तुम चेक करवाओ। मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गई, चेकअप करवाया, मेरे में कोई मसला नहीं था। मैं जब भी इन्हें कहती थी अपना चेकअप करवाएं, तो ये कोई ना कोई बहाना कर देते थे कि अपना टेस्ट नहीं करवाते थे। मैंने ऐसे ही कुतुब ऑनलाइन में डॉक्टर साहब का प्रोग्राम सुना, मैंने इनकी बड़ी मिन्नतें की, घर वालों ने सबने समझाया कि एक दफ़ा जाओ टेस्ट तो करवाओ। जब हमने टेस्ट करवाया, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने हस्बैंड का एक टेस्ट करवाया, कुछ मेरे ज़रूरी टेस्ट करवाए। जब इनकी टेस्टों की रिपोर्ट आई तो इनके स्पर्म काउंट 0 थे। ये वहाँ से भाग गए। ना सिर्फ भागा, ठीक ठाक शाउट किया कि ये डॉक्टर ही गलत है। इसने मेरे 0 स्पर्म खुद से दे दिए। अच्छा एक सेकंड, मैं तो ठीक, मैं सिकंदर भाई से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी अपनी भी मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे मर्द को रोने तक पे, आपको पता है सिकंदर भाई, आंख से आंसू निकल आए मर्द के तो कहते हैं तो मर्द ही नहीं है, मर्द ही नहीं है। सिकंदर भाई आपके क्या तासुरात थे? सच्ची बात करें, खुल के बात करें, आप भाई हैं मेरे, आपकी इज्जत सर आंखों पे। बिल्कुल जी,
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। लेकिन आप इलाज से मुतमईन है मेरे भाई? हाँ जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सानू ट्रीट कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे आने हैं ते दवाई दे सकते हैं इन्होंने। मैं आपको एक बात बताऊं भैया, आप करोड़ों पढ़े लिखे जाहिलों से बेहतर हैं। बिल्कुल ठीक। जाहिल वो इंसान नहीं होता जो पढ़ा हुआ नहीं होता, जाहिल वो डिग्रियों से इंसान कुछ होता नहीं है होता, हाँ। जिसको नज़र आ रहा हो अपने मसले का हल, लेकिन वो फिर भी उस हल की तरफ ना जाए क्योंकि उसको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। खैर मैम आप बताइए इनके केस के बारे में हमें। इसके बाद हमने जब ये आए फिर इसे दोबारा मेरा स्टाफ पकड़ के लाया, खैर उन्हें समझाया। हमारी रूटीन है ये कि जब ज़ीरो स्पर्म आता है, अच्छा पहले तो मैंने इनसे पूछा कि आपने अच्छी रिपोर्ट्स आपकी कैसे आई। उसने कहा जी मैंने देखें फैसलाबाद से भी कराता रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स ओके थी। मैंने इससे पूछा अलहदा बिठा के, मैंने कहा मैं कोई बात करूँगी नहीं, मुझे सच सच बताओ कि क्या था। फिर इसने मुझे बताया कि जी मैं बड़ी आसानी से 500 रुपया देता था लैब वालों को और उन्हें कहता था यार एक वधिया जी रिपोर्ट कर दे। वो मुझे एक वधिया सी रिपोर्ट निकाल देते थे और वो मैं डॉक्टर के पास ले जाता था। तो ये मेरा हुआ। फिर इससे मैंने समझाया कि ये इलाज है। जब इसे समझ आई कि इसका इलाज है तो इन्होंने फिर करवाया, स्टेम सेल हमने किया। स्टेम सेल के बाद वो नहीं वो क्या है मैम, हमें बताएं वो क्या चीज़ है स्टेम सेल? देखें बॉडी के अंदर अल्लाह का एक कानून है, जब हमारा एक ऑर्गन फेल होता है ना तो उसके साथ का ऑर्गन की हिस्सें ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो नाबीना है उनमें और इतनी हिस्सें आ जाती हैं कि वो लोग जो है वो ज़्यादा परसेप्टिव हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। इसी तरह जब किसी में टेस्टिकुलर फेलियर हो जाए तो उनके फैट और ब्लड में वो खुलिए आना शुरू हो जाते हैं जिनको हम स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल वो सेल हैं जो इमेच्योर सेल है जिसको बॉडी के जिस एनवायरनमेंट में हम रखेंगे वो उसी की शक्ल इख्तियार करेगा और उसी का काम करेगा। ये चीज़ें लिवर फेलियर में, वो लोग जो ऑर्गन फेलियर जिनका कोई भी हो जाता है, इवन लिवर ट्रांसप्लांट को से बचने के लिए लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा है कि इसको स्टेम सेल करते हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल ये हैं कि हम उन स्टेम सेल में कुछ इंडक्शन करके ऐसे मीडियाज़ में डाल के उन मर्दों के टेस्टीज़ में डालते हैं और वो टेस्टीज़ के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का काम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नेचर में एक किसी वजह से हिंड्रेंस आई होती है। यानी कि फिर उनके अपने बायोलॉजिकल स्पर्म से दो आगे चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि उनका नेचुरल इतना साइकिल अच्छा हो जाता है कि उनमें नेचुरल स्पर्म इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि उनकी वाइफ नेचुरल वे से कंसीव कर जाती हैं। कुछ लोगों में कुछ स्पर्म हमें मिल जाते हैं और उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं और फ्रीज़ करने के बाद उन स्पर्म की मदद से IVF करते हैं। इनका हमने इनके स्पर्म निकाल के फिर उसकी मदद से IVF किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है ये 28 वीक प्रेग्नेंट भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो भैया आपको भी और भाभी। सॉरी बट ज़्यादा क्रेडिट इधर मेरे भाई को जाता है जिन्होंने जो हमारी इस तरफ आए। अच्छा बट यानी कि अगर ये मजीद और बच्चे भी चाहते हैं तो ये तो इनके स्पर्म फ्रीज हैं, इतनी अमाउंट में है कि अगली कम से कम ये 4-5 अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। आपसे कहता भाई क्रिकेट टीम है, हमने पूरी क्रिकेट टीम बनानी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता ना कि हर अटेम्प्ट में आप बिल्कुल सक्सेसफुल। अच्छा अब इसकी हमें पूरी अब एक्सप्लेन करें। ये अब एक तो ये स्टेम सेल हो गया, क्या हर बंदे में यही सिचुएशन होती है इंसान में, या और क्या क्या कपल्स की कॉमन प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में? अच्छा पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो आजकल मुझे देखने में मिल रहा है, अब फिर आप कहेंगे क्योंकि मैं इसको कोई कोविड का नाम नहीं देना चाह रही, आपने अभी आपने प्रोग्राम में बताया कि मम्स हो जाएं, ये हम ब्रेक में बात कर रहे थे। हाँ अभी के मम्स भी हो जाए तो लोगों के फेल होते हैं। मम्स क्या है? वायरल इन्फेक्शन है ना। एक मम्स जैसा वायरल इन्फेक्शन अगर मर्द की स्पर्म काउंट को ज़ीरो कर सकता है, जिसको दुनिया ने मान लिया, तो ये वायरल इन्फेक्शन क्या अगर मैं आज बता रही हूँ कि आपकी काउंट को ज़ीरो कर सकता है तो हमें अलर्ट नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई भी जो वायरल इन्फेक्शन लीथल है वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे कर सकता है। मैं लोगों को मिसाल देती हूँ कि आपका सैलाब आया, फ़र्ज़ करें लाहौर के गिरदो नवा में आया, तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा पूरा लाहौर डूब जाए,
ठीक है, या वो जौहर टाउन के किसी साइड पे आ गया या मॉडल टाउन के कहीं पानी में किसी जगह आया किसी जगह नहीं। इसी तरह एक सैलाब की कैफियत है जब हमारा कोविड होता है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि हर एक को लंग्स के ऊपर आए, हार्ट के ऊपर आए, कई लोगों के किसी ऑर्गन के ऊपर चले जाते हैं, कई लोगों के फर्टिलिटी ऑर्गन्स के ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह फीमेल में भी रिस्क ऑफ ओवेरियन फेलियर बहुत ज़्यादा है उन ख़वातीन में। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नज़दीकी डॉक्टर से, एक हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एंटी मलेरियन हार्मोन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी डे पे भी कराया जा सकता है, आप लोग ये ज़रूर कराएं। अगर आपका ये बहुत कम हो रहा है तो फ़ौरन फर्टिलिटी एक्सपर्ट से फ़ौरन राब्ता करें। यानी कि हर अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स ऑलमोस्ट हर मसले का हल मिल ही जाता है मेडिकल प्रोटेक्शन इज मच बेटर, मतलब प्रोटेक्शन इज़ बेटर। और जो अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। और क्या ऑप्शंस हैं, एक तो आपने स्टेम सेल कहा, IVF कहा, थोड़ा सा इन सब प्रोसेसेस को मैम ब्रेक के बाद समझाइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सके। IVF का नाम आता है तो व्यूअर्स जो है ना वो घबरा जाते हैं कि ये क्या है, इतना महंगा, इतना ये। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं अगर बच्चा नहीं हो रहा? सबसे पहले तो ये है कि ट्रीटमेंट का ऑप्शन तभी बन सकता है जब वो कपल हमारे पास आएगा। पहले तो आप घर से निकलें, ठीक है, आप ना सिर्फ मेरे पास बल्कि जो भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट आपके करीब हैं आप उनके पास जाएं, और हस्बैंड और वाइफ दोनों जाएं, ठीक है। अगर 50% बच्चा पैदा बाप की तरफ से है तो 50% माँ की तरफ से है। जेनेटिक मटेरियल में किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी जो मशीनरी है वो किसी की भी कंट्रोल में नहीं है। पहले हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम किस में है। फिर जब पता चलेगा कि किस पार्टनर में प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली ये टेलर मेड अप्रोच है। जैसे आप साइज़ लेते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा ड्रेस बन जाए तो दर्जी के पास जाएंगे, उसको नाप तो देंगे ना, नाप दें और अच्छा ड्रेस तैयार करवाएं। क्योंकि उसमें अगर आपकी नाप की मेजरमेंट में, जिसको हम तशख़ीस कहते हैं, अगर हमारे टेस्टों में अगर आप हेजिटेट करेंगे तो डॉक्टर को टेलर मेड अप्रोच नहीं बन सकती। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहबा ये तो बहुत महंगे टेस्ट हैं, ये चीज़ें हैं, हम नहीं करा सकते। आई कैन अंडरस्टैंड, हम उनके लिए फ़्लेक्सिबल ऑप्शन रखते हैं क्योंकि हमारा इदारा जो है वो रिसर्च बेसिस पे लोगों को अकोमोडेट भी करता है जो लोग अफोर्ड नहीं करते। तो आप आएँ ज़रूर, लेकिन अगर आप अफोर्डिंग क्लास नहीं हैं फिर भी आपका IVF होगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एक वेटिंग ऑप्शन होती है हमारे पास, और बहुत सारे लोग क्यू में हैं और बहुत सारे लोगों के कामयाब भी हुए हैं। आप भी आके दर्ज करवाएं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनका। अच्छा, वेटिंग का क्राइटेरिया क्या है? एज फैक्टर से सबसे पहले हम जो लोग बहुत एज में ज़्यादा हैं और हमें पता लग रहा है कि इनके पास फर्टिलिटी विंडो ज़्यादा नहीं है, उन लोगों का हम एज सून एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। एज फैक्टर्स क्या हैं मैम? वो एज फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है खातून का। अगर खातून की एज 35 से अबव है तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया से A से B में चला जाता है, B वाले की प्रायोरिटी लग जाती है, ठीक है। उसको चाहे उसने फ्री भी हमें अप्लाई किया है, हमने उसको प्रायोरिटी में ही सारा करना है। लेकिन अगर B की एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग हैं तो उन्होंने कब एप्लीकेशन दी, किसकी प्रायोरिटी पे, किसने सबसे पहले दी हुई है, ये भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमें हर पेशेंट के लिए ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें ऐसा फ़ंड दे रही है और ज़ाहिर है भी नहीं, तो अपनी मदद आपके तहत चलना है। हमने हर 10 में से 3 लोगों का फ्री करना है, 3 लोगों को हम फ्री अकोमोडेट करते हैं, लेकिन 7 पेशेंट होते हैं जो हमें पे करते हैं। इस वक्त IVF की सबसे कम कॉस्ट हमारा इदारा कर रहा है पूरे पाकिस्तान। लेकिन मैम आइडिया लेना पड़ेगा, एक जनरल आइडिया दे दें। ऑब्वियसली चीज़ें उसमें ऐड भी होती हैं, माइनस भी होती है, लेकिन कुछ आइडिया दे दें कि महंगा कितना है ये देखिए कॉस्ट जो है ना 350 से लेकर यानी 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक जाती है हमारे इदारे में। आपके इदारे बाहर हमारे 10 लाख 15 लाख इस वक्त। बाकी जगहों पे मुझे एक्चुअली नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तकरीबन 10 to 15 भी जा सकती है।
लेकिन इसका भी हम अपने पल्ले से पेशेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से हमें कई चीज़ें हमारी फंडिंग में आ जाती हैं। दैट्स द रीज़न कि हम लोगों को कम कीमत में अकोमोडेट करते हैं। अच्छा। और अगर कोई पेशेंट फ्री में एक्सेप्ट होता है, ये मैं बड़ा ज़रूरी जुगन कह रही हूँ, क्योंकि अब आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से आएंगे ना लोग, तो वो फ्री को ये ना समझ लें कि फ्री का मतलब है कि ज़ीरो। फ्री का मतलब है जो 2-2.5 लाख की मेडिकेशन उनकी लगनी है वो खुद अफोर्ड करेंगे, बाकी उनके फ़ी पैकेजेस हर चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन मेडिसिन लाने के लिए वी डोंट हैव एनी फैसिलिटी, ठीक है। तो वो उन्हें खुद से ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया आईवीएफ की बात, और कुछ थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझाएंगी, करते क्या हैं? पता है लोग डरते हैं, इसका नाम सुन के ना घबरा जाते हैं। पहली तो बात ये है जुगन के लोग समझते हैं कि एक आईवीएफ सेटअप में जाएंगे तो हमारा सिर्फ आईवीएफ ही होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आपका ट्रीटमेंट बगैर आईवीएफ के मुमकिन है तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि पेशेंट को बगैर आईवीएफ के आईयूआई से भी हो जाए। आईयूआई एक, हम इसको मिनी टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम देते हैं। उसमें यह है कि अगर औरत की ट्यूब्स ओपन है तो स्पर्म उठाते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद औरत के अंदर रख देते हैं। ये तरीका आईयूआई कहलाता है। आईवीएफ का मतलब है औरत को अंडा बनने की मेडिसिन दी, जब एग उनके मैच्योर हो गए, उन एग को लैब के अंदर निकाला, उसी के हस्बैंड के स्पर्म लिए और उनको लेबॉर्ट्री के अंदर आपने फर्टिलाइज़ किया। फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उनको उस औरत के रहम में रखा जाता है। ये आईवीएफ का तरीकाकार है। सो व्यूअर्स, इतना भी कोई वो औखी चीज़ नहीं है, और जो अपना काम जानते हैं वो तो आपको गाइड करते ही। अच्छा, आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों का। एंड कोई पैगाम आप देना चाहेंगी व्यूअर्स को? जी मैडम, ज़रूर। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं ही हूँ, मैंने अपना इलाज करवाया, हज़ारों लड़कियाँ ऐसी हैं वो घरों में ना बैठे अपना इलाज करवाएं। जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है, ऐसे वो लोग भी आएँ, अपना इलाज करवाएं, साहब औलाद से हो जाए। मेरे भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में उन मर्द हजरात को जो बॉदर नहीं करते, जो कहते हैं छड़ो परा? नहीं जी, बिल्कुल सही किया इन्होंने भी, तुम भी सही कह रहे हो कि हर मुश्किल का हल होता है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ज़ात बहुत प्यारी बात। हर इंसान वास्ते हर मुश्किल का हल रखा हुआ है। भाई मेरे भाई के लिए बहुत ज़्यादा छोटी सी बात है, उसने पूरी बात कंप्लीट करते। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नसीर अहमद ख्वाजा हमारे साथ हैं, अरिश्मा मरियम भी हमारे साथ हैं, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साजिदा शाहनवाज हमारे साथ है। डॉक्टर साहिबा, हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनके भी फ्यू क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगी कि टेक अप ऑन करें। जैसे आपकी बेटियां हैं तो ये भी एक थॉट प्रोसेस होती है, लोग अक्सर ये कंसिडर भी नहीं करते कि किस स्टेज पे बच्चियों के साथ ये गुफ्तगू करनी चाहिए या उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन की प्रोसेस मर्दों से फ़र्क होती है। तो बेटे, आप क्या पूछना चाह रहे थे? रिश्मा, ये पीसीएस क्यों होता है? पीसीओ, हर फोरम पे आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये पीसीओस होता है, दूसरा उन लोगों को होता है जो इसको अलाउ करते हैं। यस, मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी, कभी आपने डीएनए मैथिलेशन पढ़ा हो, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट यहाँ बैठा हो, होता क्या है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला की तरफ से जेनेटिक मटेरियल जो माँ बाप की तरफ से होता है वो वैसे ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जब ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसके ऊपर लॉक लगे होते हैं, और वो लॉक को सही रखने का काम करता है मैथिलेशन, डीएनए मैथिलेशन प्रोसेस। और डीएनए मैथिलेशन उस वक्त तक होती है जब तक हम अच्छी डाइट, वो डाइट जो ह्यूमन के लिए बनी है, हम जो आजकल डाइट खा रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं बनी, वो शायद किसी और खलाई मखलूक के लिए बनी है। तो जब हम वो डाइट ले रहे हैं तो हमारा डीएनए मैथिलेशन प्रोसेस बेहतरीन काम कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आपका जो जेनेटिक एक्सपोजर अगर आपकी पेरेंट्स में से किसी को था, फैमिली में है, तो वो एक्सपोज नहीं होगा। आप उसको मफल करके, कीमोफ्लाज करके सारी ज़िंदगी जो आपका लाइफ स्पैन है वो अच्छा गुजार सकते हैं। जब हम ऐसी डाइट और ऐसी एनवायरनमेंट में आना शुरू होते हैं तो क्या होता है कि आपका ये सारा डैमेज, जो कुफल लगने वाला सिस्टम था ना, जो लॉक को ताले लगे हुए थे, वो खुल जाते हैं और जो लॉक के अंदर वाला सारा प्रॉब्लम बाहर आ जाता है।
और दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये बाकायदा तौर पर एक सिंड्रोम है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम एक है लेकिन इसने हमारे हर ऑर्गन को, लड़कियां मेरे पास आती हैं ख़वातीन, उनको यही होता है कि जी हमें स्किन का प्रॉब्लम हो गया है। हालांकि स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनके वो हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं तो उनके एक एक ऑर्गन को डैमेज करते हैं। इवन वो डायबिटिक हो जाती हैं, इवन वो हाइपरटेंसिव हो जाती हैं, इवन उन लोगों का ओवेरियन फेलियर तक होते हुए मैंने देखा है। ओवरीज अंदर ऐसे मर्दाना हार्मोन बनते हैं कि आपकी पहले तो बाल आना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद यस इतना लेवल ज़्यादा हो जाता है कि आपकी इवन आवाज़ चेंज हो जाती है, मर्दाना आवाज़ हो जाती है। हाय मेरे साथ यही हुआ है। नहीं, हमारा तो बोल बोल के प्रॉब्लम मेरे का थोड़ा सा लाइट हम जो ज्यादा बोलते हैं ना उसकी वजह से मेरा और जुगन का वो मसला है। हाँ बाहर अभी माशा मर्दों की तो नहीं बोल रही है माशा जी बिल्कुल। हाँ, तो सारा दिन मैंने 50-60 लोगों से ये बात करनी होती है। तो ये है आपका एनवायरनमेंट, खाने पीने का आपने जो सिस्टम है, अगर आप ठीक कर लोगे और अपना लाइफस्टाइल जिसमें अल्लाह ने रात दी है सोने के लिए, ठीक है, अगर उल्लू की तरह जागना है तो फिर उल्लू वाले काम भी होना शुरू हो जाते हैं। ओके, अच्छा आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं यही पूछ रहा था कि जैसे मैंने अपने भाई का बताया आपको, जी। तो जैसे 9 बहन भाई हैं और वो बिल्कुल हम बच्चे हैं। जो मेरी भाभी है उसकी भी जो बहनें हैं, पूरी फैमिली में बच्चे हैं। उन दोनों के क्या मामलात हैं कि क्यों नहीं वो कंसीव कर? उन दोनों के मामलात जब तक मैं देखूंगी नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। डेफिनेट, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा कि हर हस्बैंड, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, वी हैव टू गो टू फॉर टेलर मेड अप्रोच। ओके। और उसके लिए वही बात है कि टेलर साइज लेगा तो देखेगा कि कैसा ड्रेस पहनना। लेकिन बात ये है ना कि भाई आप लोग एज अ फैमिली जो चीज़ कर सकते हैं, सपोर्ट एंड इनकरेज कि बेटे जाओ कराओ। आपने कहा ना सबसे छोटा है भाई आपका, तो उसे लाड किया, उसे प्यार किया कि बेटे चल हम तुम्हारे साथ चलते हैं, अपॉइंटमेंट पे साथ चलेंगे, तुम दोनों अंदर चले जाना, हम बाहर कर लेंगे। ये इन चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा मैम, आपका इस तरफ रुझान क्यों हुआ, मतलब फर्टिलिटी और इस चीज़ की तरफ क्यों आप आई? जुगन, मेरी जो लाइफ में ना, मेरी खाला जो थी ना, वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट थी, मेरा आइडियल थी। तो हमारी एक ही खाला होती थी और हम लोग, उनके हस्बैंड जो थे वो एक छोटे से क्लर्क थे, तो उनको बच्चे नहीं थे। मैं उनके साथ, मैं छोटी सी थी शायद, तो मेरा नया जे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में IVF स्टार्ट हुआ। वो गई बड़े शौक़ से कि शायद टेस्ट ट्यूब बेबी से मेरा भी बच्चा पैदा हो जाए। जब वो गए तो उन्होंने बताया कि आपका ना टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है और इसका ख़र्चा बहुत है। तो जब वो बाहर आई ना, तो उन्होंने हज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं साथ थी, छोटी सी थी शायद, मैं स्कूल गोइंग थी। तो मैंने अपनी खाला को हक किया और मैंने कहा, खाला आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं करूँगी ना, मैं आपका IVF करूँगी। तो मेरी खाला ने रोते हुए कहा कि हाँ, जब तुम IVF करोगी तो शायद हो सकता है हमारी हड्डियाँ भी गल गई हों। तो ऐसा ही था कि मेरी उनकी डेथ हो गई बहुत जल्दी, और मैं नहीं, ज़ाहिर है उनको तो नहीं, लेकिन मैं उन ख़वातीन के लिए जो इतनी मजबूर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मेरा एक मिशन है कि मैं उन लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा जो है वो बेशुमार लोगों को जो अफोर्ड नहीं करते, अपनी मदद आपके तहत हम लोग उनको IVF, जिसमें आप देख लें कि मेडिसिन की कॉस्ट ओनली 2 लाख, जो लोग 10-12 लाख का ट्रीटमेंट है, आप देख लें कि वो 2 लाख में आके ले लेते हैं। और स्टेम सेल को भी हमने इसी तरह, जो लोग अफोर्ड नहीं करते, मैं कभी भी उनको इनकार नहीं करती। मैंने बहुत सारे लोगों से अपील भी की है कि ये मेडिकेशन भी आप ख़रीद कर उनको दे दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को खुद तसल्ली हो। अगर अल्लाह ताला ने, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जुगल, जिनके बच्चे पैदा होते हैं, जब उनके IVF से बच्चे पैदा होते हैं, वो एक नॉन अफोर्डिंग पेशेंट की मेडिसिन खुद देकर जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये मेरी सारी ज़िंदगी का ये। अभी आप दोनों की भी मैंने स्टोरी सुननी है, लेकिन उससे पहले भैया कुछ म्यूजिक सुना दे। बड़ी सीरियस बातें हमने कल। आज है मेरे भाई, म्यूजिक सुना दीजिए आपको। आइए।
क्या बात है। ये देखे Thank वैसे you. कौन कहता है कि लड़कियां हर काम नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। अच्छा एक बात बताओ, जी कितनी को डांट पिटी जब बिल्कुल इस नहीं तरफ पिटी। रुझान हुआ? बिल्कुल भी नहीं पिटी। ये जब घर के अंदर होता होगा जी। तो घर वालों का क्या होता होगा? सच्ची सच्ची में लोगों के सामने नहीं बनने की, हर बंदा आज सच्ची सच्ची बात कर रहा है। नहीं सच में कोई डांट नहीं पड़ी थी मुझे। जब कहा ये गुफ्तगू कैसे हुई कि मैंने ढोल बजाना है, या बस उठा के ले आई एक दिन ढोल? नहीं मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था। तो मेरी मदर को पता था कि मैं कभी भी कोई भी बॉम्ब फोड़ देती हूँ, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अच्छा यानी कि पहले बतेरी मार खा चुकी थी, तो अब तो आदत सी पड़ गई थी। सो बट ढोल बहुत लाउड होता है। Yeah. स्टूडियो में भी माशाल्लाह किस तरह आवाज़ गूंज रही थी, और शादी या फेस्टिविटी में तो बंदा बड़ा एंजॉय करता है, लेकिन जब आप ये घर के अंदर बजाते हो तो पूरा घर की दीवारें नहीं हिलती? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने तभी उन्हीं डेज में मैंने अपना रूम साउंड प्रूफ करवा लिया था। वो जैम रूम बना लिया था अपने में। हमारा जो ड्राइंग रूम था उसको हमने जैम रूम बना दिया है, जो हमारा डाइनिंग रूम था उसको हमने ड्राइंग रूम कर दिया है। गुड। क्या बात। अब अम्मी से पूछे कि भाई व्हाट डू यू थिंक, ये एक और कहानी है। माएँ बेचारी जैसे सिर पकड़ के बैठी, बच्चे कहते हैं अम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ कहती मन है प्रॉब्लम, मेरे तो पूछे तो ये किसी फोन करेंगे आपकी अम्मी को पूछेंगे। आपके साथ क्या हुआ जब आपने कहा मैं म्यूजिक की तरफ आऊंगा? माशाल्लाह आप लोग काफी, यू आर 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? 5 बहनें 4 भाई, मैं छोटा हूँ बहन। यानी कि 9 हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनें सारी बड़ी थी, तो जब मैं हारमोनियम वगैरह में प्रॉपर सीखा म्यूजिक, तो लेके जब मैं हारमोनियम घर में आया हूँ तो बहनों ने कहा इसको भागो यहाँ से। हाँ, माइक अगर सर को हम दे दें तो क्या माइक नहीं? हाँ हाँ जी, आ जाओ बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये ले। तो म्यूज़िक जब मैं सीख रहा था, तो जब मैं हारमोनियम बजाता था तो मैं डेफिनेटली वो जो सबक मिलता था वो घर में भी होमवर्क भी करना पड़ता था। हाँ। तो होमवर्क के लिए जब मैं लेके आता था तो जब बजाता था तो बहनें मेरी डिस्टर्ब होती, वो पढ़ती थी डेफिनेटली। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा उठाओ और इसको ले जाओ वहाँ पे जहाँ पे तुम सीख रहे हो, पहले कुछ काम शाम कर लो फिर इसके साथ इसको चलाओ। तो फिर अच्छा कहा उन्होंने, फिर मैं बिजनेस में निकल गया। मेरी माशाल्लाह लॉजिस्टिक कंपनी है अपनी, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक। तो ये क्या था जो ब्रेक से पहले हुआ था? माशाल्लाह मेरी अयाडा कंपनी है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम है हमारा माशा इस्लामाबाद में। तो ये फिर मैंने 4-5 साल पहले फिर छोड़ दिया था, फिर बिज़नेस किया, घर की बनाया, शादी की। तो उसके बाद फिर ये है कि प्रॉपरली मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया। सारिल बग्गा साहब मेरे उस्ताद हैं बाकायदा तौर पे। हाँ, ये बग्गा साहब का दोस्त है, तालियां भी आ रहा है बग्गा ये उनकी दुआएं थी। फिर उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा तुम करो। अच्छा देखिए, फिर खुद मैं- भी अपना एक इतना अच्छा करियर एज अ सिंगर एंड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड व्हाटएवर बग्गा साहब का, और फिर वो कितने लोगों को उन्होंने आपकी तरह, कितने लोग शो पे आए हैं जो उनको इतना क्रेडिट देते हैं? डेफिनेटली उसकी ना, वो ऐसे पंजाबी में कहते हैं किसी की छठी में बरकत होती है, तो उसकी छठी में भी बरकत है। और ही इज हाँ, वेरी टैलेंटेड। तो फिर वो उसको उसकी नज़र भी बहुत अच्छी है देखने में। तो फिर उसने मुझे देखा, उसने कहा फिर एक काम है ख्वाजा साहब कि आप अपना म्यूजिक करें। तो जुगन मैं अपना म्यूजिक लेके आया हूँ मार्केट के अंदर। स्लिप किस तरह कर गई कुल? ये क्या कहानी है? ये कुछ उच्ची आपने हील- नहीं, ये गाने का आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया बेसिकली मेरे एक दोस्त हैं यूके में, जिन्होंने लॉन्ग लाची का गाना किया है, अच्छा। गुरमीत सिंह, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार को अच्छा सा कहता है मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा गाना। तो वो गाना था उच्ची हील पाके नी तू लक नु हलावे मित्रा नु डर लगे ता कि नचदी स्लिप कर गई। अच्छा, जो हमने सुना है। तो ये गाना मेरा बड़ा हिट हुआ। मैंने कहा कि शायद किसी शादी पे थे तो एडी में देखा, तो उनको मैं वो देख रहा था, ऊंची हील मुस्कुरा रहा था, ऊंची हिल में वो स्लिप कर गई, तो मैंने जाइए, कहा ओए गाना। मेरा गाना आया पाकिस्तान में, बड़े लोगों ने सुना, उन्होंने कहा यार काफ़ी चेन म्यूजिक है इसका। तो वर्डिंग भी बहुत अच्छी थी, तो बड़ा अच्छा लगा। और म्यूजिक इंशाल्लाह भी आपको और भी सुनाऊंगा, आप देखेंगे कि गानों में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप करना चाहें तो अपना म्यूजिक कर सकते हैं, लेकिन आजकल आप देखें कि किसी का कभी गाना या- रिग्रेट करते हैं कि आपने सिर्फ म्यूजिक को नहीं परसू किया? कभी दिल में ये बात आती है कि काश मैंने म्यूजिक को ही परसू किया होता, मैं दूसरी जगहों पे ना अपने नहीं आप नहीं, को ऐसे busy नहीं हुआ। करता। मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं बिज़नेस की तरफ गया, कुछ 4 पैसे आए रोटी रोज़ी के लिए, घर बनाया अपना। क्योंकि म्यूज़िक अब थोड़ा सा हुआ है अच्छा, लेकिन जब आज से 10-15 साल पहले जाएं तो इतने पैसे नहीं थे म्यूज़िक के अंदर। अभी भी देखे ना, ये जो 2 साल कोविड के थे, आपने बताया कि बहुत से गायनी के प्रॉब्लम्स तो लोगों के हुए, लेकिन उसके साथ आप देखें कि डॉक्टर साहब रोजी रोटी कितने लोगों का भट्टा बैठ गया। बहुत प्रॉब्लम हाँ। है। एक मेरा भी सवाल है आपसे। जी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, बग्गा साहब ने आपको ताड़ लिया, पहचान लिया जी जी। है, आप में भी पहचानने की हिस्स तो होगी। जी जी। आप माशाल्लाह बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और आपने
गाने में आ गया। आप मुझे बताएं, मैं गाना गा सकती हूँ? हाय अल्लाह, ये ब्रेक से गुफ्तगू चल रही है। चले मैम आप सुनाएं। नहीं रुक जा, अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे। नहीं अब आप कुछ गुनगुनाएं। देखो नहीं चलिए अब आप गुनगुनाएं। मैं सोच रही हूँ, कॉन्फिडेंट है ना, देखो बिजनेसमैन गाना गा सकता है, प्रेजेंट करें इनको। हैं? तो लाओ यार, शायद मुझे असर हो जाए यार। नहीं होगा इंशाल्लाह, इतने लाइक लोग बैठे होगा जरूर। ओए होए, ओए होए। सारी आवाम देख रही है। करें अब आपने जो करना है, बाद में ना मुझे कहना कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जुगन। अब ये यू आर ऑन योर ओन। यू आर माई मोटिवेशन। नहीं नहीं, एंड आई एम योर मोटिवेशन। चले आए जी। पाकिस्तानी, ठीक है जी। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। गम हमें लूट गया, हाय दिल टूट गया, फिर भी आंसू न बहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। आहा, अभी इनके घर वाले क्या करेंगे देखेंगे। हमने मिलते ही नजर, हमने मिलते ही नजर, दिल दिया नजराना तुझे, बात ही बात में कह दिया अफसाना तुझे। तुझसे पाया ये सिला, दर्द दुनिया का मिला, गम ज़माने के सहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम। अच्छा यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। माइक हम वापस दे रहे हैं किसी वजह से, और हम सोच ये रहे हैं कि ब्रेक के बाद अब मैं गाना सुनाऊंगी। माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ब्रेक के बाद आप अलबत्ता वापस आ जाइएगा। क्या बात है, आप दूसरा काम छोड़ कर दें। दिया मैंने आपको। ये मेरी राय है। हाँ, जैसे कि मैम आप गाने की तरफ रुझान मत कीजिएगा। हाँ। मैं भी नहीं करूंगी। ये मेरी आप ब्रेक में जितना मना करती जाओगी उतना ज्यादा आता ये जाएगा। वो वाला बच्चा है ना जिसको बिजली में नहीं उंगली डालनी, डाल के स्विच भी ऑन कर देगी, करंट लग रहा होगा, फिर अगले दिन वही हरकत करेंगी क्योंकि माँ ने कहा कि क्यों किया। क्यों किया, मना नहीं करना। हाँ। करें, सिर्फ आप गाएं, आप दूसरा काम अब डेयर छोड़ पूरा दें। हो गया अच्छा ये बताओ, हाँ डेयर पूरा हो गया। डेयर पूरा हो गया। मैंने इसको डेयर की थी, ये थी मेरा दिल चाहता है मैं ऐसे ऐसे करके डांस करूं। मैंने कहा डेयर यू, इसने ढोल बजाते हुए एंज एंज कर दिया, तो बात नहीं आती। डेयर पूरी इसको वैसे इसको डेयर करनी चाहिए। ये वो वाली है जो कोई ना छत से छलांग मार दे, नहीं मारनी। अच्छा ये बताओ कि ढोल मजीद क्या सोचा है आगे? मैंने एक इंस्ट्रूमेंटल वीडियो की है जिसमें जाम्बे प्ले हुआ हुआ है, ड्रम प्ले हुआ हुआ है, बेस गिटार। बहुत ही प्रकशन इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है ना इस लड़की को। और जाहिर है ढोल पे मैं खुद हूँ, तो फोकस मेन हमारा ढोल ही है। और इस मंथ की 20th को हम लॉन्च कर रहे हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मैं उसको लॉन्च कर लूँगी फिर नईम साहब को दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे दोबारा इन्वाइट करें। फिर वीडियो के साथ में आऊँगी, फिर हम और उसमें भी आप ऐसे ऐसे उसमें फिर मैं प्रॉपर यूं आपको दिखूंगी। सिर्फ ऐसे ऐसे ही करोगे। उसमें मैं फिर प्रॉपर आपको ऐसे ऐसे गॉथिक लुक में गॉथिक लुक भी गॉथिक करोगे। लुक में। ये जो प्यारी प्यारी लड़कियां होती है गॉथिक कॉले कॉली आंखें वो सारा कुछ करके हम समझ नहीं आती कि मफा जरूरत क्या है। नए वर्ड्स निकलते हैं। रॉक स्टार्स जो है वो थोड़े गॉथिक होते हैं। गॉथिक हो, ये ठीक है। अच्छा आपने मजीद आगे क्या करना है अपनी जिंदगी में? बड़े होके क्या बनेंगे आप? जैसे नहीं जी, मैं तो इंशाल्लाह फिल्म की तरफ जा रहा हूँ। एक्टिंग? जी एक्टिंग भी साथ में करता हूँ। मेरी आप वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा मैंने नहीं वीडियोस में नहीं, क्या आप फिल्म में एज अ मेल एक्टर, एज ए सिंगर भी, एज ए आर्टिस्ट भी, एज ए प्रोड्यूसर भी। कहानी तो बताओ। फिल्म पंजाबी होगी। ये कब शूट होगी? ये शूट होने वाली है अभी फैब में। जैसे Direct वो कौन कर रहा है? मेरा पुत आएगी फिल्म। हाँ जी। उसी टाइप की हम इंडिया पाकिस्तान से कर रहे हैं फिल्म। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और डायरेक्ट कौन करेगा? डायरेक्ट इंडिया से कर रहे हैं, और यहाँ से पप्पू सम्राट है मेरे साथ, पप्पू भाई कर रहे हैं मेरे साथ। वाओ। तो दैट विल बी पंजाबी। जी पंजाबी वही, Oh, जैसे आजकल रिवाज चल पड़ा है, आपको पता है हवा चल पड़ती है। अच्छा चले आपकी एक्टिंग का टेस्ट लेते हैं। एक मिनट जरा मुझे तैयार होने दें। नहीं चुप कर, नहीं अब आप इधर उसको देखिए, उसको कुछ कहती हो डेयर। अब दोनों ने अपनी डेयर्स पूरी की है, अब आप अपनी डेयर पूरी करेंगे। आपको डॉक्टर साहिबा से प्यार है लेकिन वो मान नहीं रही।
नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं वो किस तरह मानेंगी? अब आप आपने देखें अभी अब जितना आप उन्होंने गाने में माना अब आप perform- चलो अब बनाओ मानेंगे फिर इंशाल्लाह। अब आप perform- मैं क्या तो अच्छा ना चलिए, मानी नहीं, तो अच्छा चले अब शुरू हो गया आपका सीन, ठीक है? हाँ जी। 1 2 3 एक्शन। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे नहीं हो रहे, प्लीज आप माने और मेरी बेगम को चेक करें और उसको देखें। आपको डॉक्टर साहिबा से प्यार नहीं, है। मैं उसको अलग कर रहा हूँ। नहीं हम नहीं, इस तरह नहीं हो ये क्या सकता। बात देखिए है? आपने डायरेक्टर की मैं बात शादीशुदा बंदा हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ये ऐसे नहीं आप कर फिल्म सकता। में भी आप अपनी मिसेस के साथ तो नहीं एक्टिंग कर रहे हैं ना? आप क्या फिल्म में अपनी मिसेस के Zero साथ number। एक्टिंग करेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। तो 0 फिर- नंबर नहीं, दो, मेरी 0 मेरी नंबर। बेगम सामने बैठी जरूर होगी। इससे अच्छा तो मैं डॉक्टरों की एक्टिंग कर रही हूँ। नहीं ये अब आपकी हीरोइन है ये, जी, माशाल्लाह। यू आर द हीरो। मैं बैठी हूँ। डॉक्टर साहिबा को आपने कन्विंस करना है। आपने को डॉक्टर साहिबा नहीं कहना, इनका नाम धन्नो रखते, फहमीदा रखते, शकुंतला रखते, जो भी नाम रखना है। शकुंतला ज्यादा शकुंतला शकुंतला से आपको प्यार है और आपने शकुंतला को अपने प्यार का इजहार करना है। 1 2 3 एक्शन। डेफिनेटली मुझे आपसे बहुत प्यार है और यकीन करें मैं आपके बगैर बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता, और अगर आपने ना की ये तो ऐसे लग रहा है बाजी को मैं डायरेक्टर हूं। मैं डायरेक्टर हूं। खड़े हो जाओ, बहुत नहीं खड़े हो बना जाओ। था। जरा अभी नहीं मोड में बना आए, जरा हुआ था। एक्टिंग के अभी मोड माहौल में। नहीं बना हुआ था, लेकिन जरूर करेंगे। जरूर अच्छा, करेंगे। डॉक्टर साहिबा को आप कन्विंस करें खड़े होके कि ऐसा है। आप बैठी रहे ना, आप नहीं मानी। मैं तो ऐसे एक्टिंग आपने एकदम ही 1 2 3 एक्शन। हाँ सॉरी मैंने फिर शकुंतला। शकुंतला देवी। असल में इतनी अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर के बगैर कोई नाम निकल ही नहीं रहा, अभी कोई याद नहीं भूल रहा। जाए शकुंतला। शकुंतला हाँ। देखिए शकुंतला, मैं आपसे रियली बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके बगैर बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता, और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके बाद आप खत्म हो जाएंगे। पहले ये बताओ कि आप मुझे प्यार के लिए क्या सबूत दे सकते हैं, कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? जाननी चाहिए ब्लेड मुझे। मंगाओ, ब्लेड मंगाओ, जल्दी से ब्लेड मंगाओ। प्यार आपकी अब कोई बताएं। गाड़ी मेरे नाम कर सकते हर हो? चीज़- ये क्या अच्छा प्यार ये है? कौन सा प्यार है? ये प्यार नहीं, ये प्यार नहीं, नहीं, ये प्यार- सौदाबाजी है। धोखाबाजी क्या? मुझे कुछ तो पता चले कि आप मुझसे सही हाँ, सच्चा कोई मैं प्यार आपके लिए गारंटी दंड बैठ के निकाल सकता हूँ। हाँ, ये चले नहीं, ये आपने ये भी 10 दफा करना है, 2 हो गया चले। ये कोई मसला नहीं है, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। 4 5 6 7 8 9 9 10 चलो 10 माफ किया। ओके चले बैठ जाओ। अब देखेंगे क्या फिल्म में क्या करते हैं, इस वक्त मुझे डाउट हो रहा जी है। ऐसे ठीक नहीं है? नहीं चलो। क्या ख्याल है, इसका प्यार है इस काबिल? हाँ जी क्यों नहीं जी। मतलब ये आपके लिए स्क्वाड में और कुछ नहीं कर सकते। एक गाड़ी तक मुझे लेके नहीं नहीं, दे गाड़ी- सकता। हाँ? कि लेके गाड़ी दे बाहर खड़ी है माशाल्लाह, अच्छा वो मेरी हो जाएगी। बैलगाड़ी है। तो आप उनके नाम करेंगे, नाम करेंगे, बैलगाड़ी है, मैंने कहा नाम करेंगे, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी भाई, करते हैं। बैलगाड़ी सही, हम नाम उसको करो। बेच के कुछ ले लेंगे, हाँ, बुंदे ले लेंगे। बनवा लेंगे। डन है। ओके हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हल्की सी सीरियस बात एक रह गई है, ओके हल्की सी। ਹੋ ਮਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਟ ਟੁਰਦਾ ਸੀ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले नसीर अहमद ख्वाजा साहब का जो आपने कैरेक्टर देखा उसका नाम है नच्छी। तो नच्छी और शकुंतला के रोमांस को हमने फेल कर दिया है। फिल्म कोई और बनेगी अब, ठीक है? डॉक्टर साहिबा आप अब शकुंतला से डॉक्टर साहिबा वापस बन जाएं, और बेटा आप तो शुरू से वही हैं। बिल्कुल। हाँ, आपका सिर्फ एक ये वाला मूव थोड़ा सा डिफरेंट था, ये एंज वाला एंज move था। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फाइनली वक्त का मुकाबला सख्त क्लोज करना है प्रोग्राम को। जल्दी से बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके एज अ डॉक्टर? जुगन, मेरा ये प्लान है इंशाल्लाह कि मैं ये फर्टिलिटी को हर जगह हर जगह पे हर सिटी में अवेलेबल, हर शहर, हर गांव, हर देहात, गांव। हाँ। और उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी? हम वी आर ऑन द वे। हम एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर एक टीचिंग प्रोग्राम हमने चलाया है, और वो हम बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं इसके अंदर। और इसमें फर्टिलिटी का दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो मेरा जो फ्यूचर प्लान है, कि अपनी फर्टिलिटी ऑप्शन को उन लोगों तक भी लेकर आना जो अफोर्ड नहीं करते। क्या बात इसके है? लिए भी मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट भी की है, और इंशाल्लाह आई एम ऑन द वे कि जो हमारा बजट होगा ना फैमिली प्लानिंग वाला, उसी बजट के ज़रिए हम उन लोगों को IVF पे भी लेते क्या बात है,
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बेस्ट ऑफ लक। व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा के जो इदारा है उसका नाम है सकीना इंटरनेशनल हॉस्पिटल स्टार इक्सी के नाम से। हेल्पलाइन का भी नंबर हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहे हैं। आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए किया है। अगर कोई ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस इशू से गुजरा है, ये नंबर नोट डाउन कर लें, उनको पास ऑन कर दें। आगे देखिए, आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, पिए ना पिए वो उसकी अपनी मर्जी है, बट अल्लाह ताला हर उस इंसान को जिसकी ख्वाहिश है कि उसकी औलाद हो, उसको साहिब औलाद करे, आमीन। और जिनकी औलाद है उनको लंबी सेहत वाली, खुशियों वाली, अच्छी किस्मत वाली जिंदगी दी, आमीन। यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज करेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं? नच्ची छल्ला आपको सुनाएंगे, छल्ला। ओवर टू यू नच्छी जी। छल्ला। चल हाँ।